नमस्ते। आपका स्वागत है। कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस चालू कर लें। जेम्स कभी भी शक की मिजाज का इंसान नहीं रहा। वो लियोना पर ठीक वैसे ही भरोसा करता था जैसे कोई अपनी धधकनों पर यकीन करता है, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शक के और बिना उन दरारों को ढूंढे जहां सब कुछ हमेशा मजबूत लगता था। उनकी कहानी बहुत खूबसूरत थी, ऐसी जो हमेशा के लिए लिखी गई हो। वो एक ऐसी जौहरी थे जिनसे कई लोग जलते थे, जो जन्मदिन की पार्टियों में मुस्कुराते हुए आते थे और जो रोजमर्रा की भाग दौड़ध्याच के बीच एक दूसरे को देखकर सब कुछ समझ जाते थे। लेकिन उस ढलती शाम अपने लिविंग रूम के सोफे पर बैठे हुए जेम्स को लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। गैविन, कॉलेज के दिनों का उसका सबसे अच्छा दोस्त, अचानक घर आया था। उसका चेहरा पीला पेड़ी डिहा हुआ था, उसकी आंखें सीधी नजरों से बच रही थीं और उसकी आवाज, जो हमेशा मजबूत रहती थी, ऐसे कांप रही थी जैसे कोई नामुमकिन बोझ उठाए हुए हो। जेम्स को लगा कि शायद कोई निजी मामला है, कोई बुरी खबर, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं था जो आने वाला था। गैविन कमरे में इधर-उधर टहलने लगा, अपने बालों में हाथ फेरते हुए, जैसे कुछ कहने से पहले अपने ख्यालों को तरतीब दे रहा हो। फिर वो अचानक रुका और जेम्स को एक ऐसे भाव से देखा जिसमें अपराध बोध, दर्द और वफादारी का मिला-जुला असर था। सुनो, मैंने कल रात लियोना को जेफरसन स्ट्रीट के पास एक बार में देखा था। वो अकेली नहीं थी। जेम्स ने उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ दी। ठीक है, किसके साथ थी वो? एक आदमी के साथ। वे वे बहुत करीब थे, समझे? मतलब सच में बहुत करीब। इन शब्दों के बाद जो खामोशी छाई, वो इतनी भारी थी कि लगा जैसे कमरे की हवा सिकुड़ गई हो। जेम्स ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस गैविन को देखता रहा, किसी तार्किक वजह का इंतजार करता रहा, कुछ ऐसा जो इस बयान के बोझ को हल्का कर दे और इसे एक मामूली गलतफहमी में बदल दे। लेकिन गैविन बोलता रहा। वे एक दूसरे को चूम रहे थे जेम्स, इस तरह से कि कोई गलती की गुंजाइश ही ना हो। वो बस गाल पर एक हल्की सी किस नहीं थी, वो कोई लंबा आलिंगन नहीं था। वो वो बहुत निजी था, ऐसा कुछ जो तुम किसी दोस्त या सहकर्मी के साथ नहीं करते। मैं यकीन नहीं करना चाहता था, कसम से, लेकिन मैं फुटपाथ पर खड़िदा देखता रहा, कोई दूसरी वजह ढूंढने की कोशिश करता रहा, पर कोई दूसरी वजह थी ही नहीं। गैविन के शब्द धीरे धीरे जेम्स के अंदर उतर रहे थे, जैसे हर एक लफ्ज धीमी गति से ठोकी जा रही एक कील हो। एक पल के लिए जेम्स की दुनिया धुंधला गई। उसे अपने पेट में एक अजीब सी ऐंठन महसूस हुई। उसके हाथ पसीने से भीग गए और एक ऐसा एहसास हुआ जैसे वो एक ऐसी खाई में गिर रहा हो जिसका कोई अंत न हो, जो 5 मिनट पहले मौजूद ही नहीं थी। वो चीखना चाहता था, वो इनकार करना चाहता था, वो कहना चाहता था कि गैविन ने लियोना की जगह किसी और को देख लिया होगा, लेकिन वो अपने दोस्त के चेहरे पर उस भाव को पहचानता था। ये उस इंसान का भाव था जो सच कह रहा हो, भले ही उस सच से किसी का दिल ही क्यों ना टूट जाए। जेम्स ने खुद को काबू में रखने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। उसका दिमाग हजारों दिशाओं में दौड़ रहा था। क्या कोई संकेत थे? लियोना के बर्ताव में कोई बदलाव, कोई दूरी, कोई अजीब बहाने? कुछ भी दिमाग में नहीं आया। कुछ भी ऐसा नहीं जो समझ में आता हो। बल्कि पिछले कुछ दिनों में तो वो और भी ज्यादा प्यार करने वाली, ज्यादा मौजूद और ज्यादा मीठी लग रही थी, जैसे कोई किसी चीज की भरपाई करने की कोशिश कर रहा हो। इस ख्याल से जेम्स के पेट में ऐंठन और भी बढ़ा गई।
तुम्हें यकीन है? उसने भारी आवाज में पूछा। गैविन ने बस दुख से भरी आंखों से सिर हिलाया। काश मुझे यकीन न होता, लेकिन मैंने देखा, और मैं जानता हूं कि अगर मामला उल्टा होता तो तुम भी मेरे लिए यही करते। भरोसा एक महल की तरह होता है। इसे बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन सिर्फ एक दरार, एक अकेली दरार, पूरे ढांचे को कमजोर कर सकती है। जेम्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या उसे तुरंत लियोना से बात करनी चाहिए, या रोना चाहिए, या चीखना चाहिए, या बिखर जाना चाहिए? लेकिन वो जानता था कि उसे जवाब चाहिए, और वो जवाब किसी और के मुंह से नहीं, बल्कि सिर्फ लियोना के मुंह से चाहता था। उस रात उसने कुछ नहीं कहा। उसने ऐसा दिखाया जैसे सब कुछ ठीक है। उन्होंने साथ में डिनर किया, मामूली बातों पर चर्चा की, और लियोना सामान्य लग रही थी, बिल्कुल स्वाभाविक। लेकिन अब, जब उसका दिमाग सतर्क हो चुका था, जेम्स उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगा जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर देता था। जिस तरह से वो अपना फोन चेक करती थी जब वो कोई निजी बात कहता, तो उसकी जबरदस्ती की मुस्कान, जरूरी बातों के दौरान उसका पल भर के लिए कहीं खो जाना। कुछ भी ऐसा नहीं था जो चीख चीख कर ध्यान खींचता, लेकिन अब सब कुछ संदिग्ध लग रहा था। और उस खामोशी में, उस तनावपूर्ण शांति में, जेम्स ने एक फैसला किया। वो अभी उससे बात नहीं करेगा। उसे सबूत चाहिए थे, उसे यकीन चाहिए था। वो अपनी आंखों से सच देखना चाहता था, ताकि जब वक्त आए तो सारे पत्ते उसके हाथ में हों। और चुपचाप उसने लियोना की कार में एक जीपीएस ट्रैकर लगाने का फैसला किया। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर उसने कभी यह भी नहीं सोचा था कि उसे धोखा मिलेगा। आधी रात को बेडरूम की छत को घूरते हुए जेम्स ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा था, जैसे उसकी मासूमियत का एक हिस्सा मर गया हो, और उसकी जगह यह जानने के लिए एक खामोश, लगभग क्रूर इरादा पैदा हो गया था कि जिस औरत से वो प्यार करता था, वो किसके साथ और कितनी दूर तक चली गई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो क्या खोजने वाला था। अगली सुबह जेम्स जब उठा तो उसका सीना भारी था, और सिर में दर्द था, जैसे उसने पूरी रात किसी अनदेखी आग से भागते हुए बिताई हो। मेज पर रखी कॉफी ठंडी हो गई। किसी ने उसे छुआ तक नहीं, जबकि वो खालीपन में घूरता रहा, उस दिन लिए जाने वाले फैसलों के बोझ तले दबा हुआ। उसे धोखा मिला था, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसे देखना ही था। गैविन से सुनना काफी नहीं था, कल्पना करना काफी नहीं था। उसे बिना किसी शक के कच्चा सच चाहिए था। इसलिए वो अपनी कार में बैठा, इंजन चालू किया, और खामोशी से शहर के दूसरी तरफ एक छोटी सी ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान की ओर चल पुडिदा। उसने सबसे सुनसान जगह चुनी, जहां कोई उसे पहचान न सके। उसने क्लर्क से ज्यादा जानकारी दिए बिना मदद मांगी। उसने बस इतना कहा, मुझे एक गादी का ट्रैकर चाहिए, छोटा सा। मुझे इसे अपने फोन से रियल टाइम में मॉनिटर करना है। क्लर्क ने उसे कई विकल्प दिखाए, और जेम्स ने सबसे छोटा, सबसे शांत, और सबसे ज्यादा छिपाया जा सकने वाला ट्रैकर चुना। उसने नकद भुगतान किया, रसीद नहीं मांगी। वो अपनी जैकेट की जेब में एक सादा पैकेट लिए दुकान से निकल गया, और उसके दिमाग में एक योजना गद्दी की तरह टिक टिक कर रही थी। उस रात लियोना घर पर थी, सिर पर तौलिया लपेटे, एक नए स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही थी जो उसने खरीदा था। जेम्स ने दिलचस्पी दिखाने का नाटक किया, उसके एक मजाक पर हंसा, और एक मंझे हुए अभिनेता की तरह अभिनय करता रहा।
मैं नहाने जा रही हूं, उसने कहा, और एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए जेम्स को देखकर गलियारे में चली गई। तभी उसका दिल जोर जोर से धधकने लगा। हाथ में जीपीएस ट्रैकर लेकर वो मजबूत लेकिन खामोश कदमों से गैराज की तरफ गया। उसने उस अतिरिक्त चाबी से कार का दरवाजा खोला जो उसने उनकी शादी के शुरुआती महीनों से अपने पास रखी थी। रात की खामोशी मजाक उद्धाती हुई लग रही थी। हर छोटी सी आवाज, लगदिद्धी के गेट की चरमराहट, धातु के हैंडल की चीख उसके कानों में एक चीख की तरह गूंज रही थी। उसने ग्लव कंपार्टमेंट खोला, फिर यात्री सीट के बगल वाला साइड पैनल। उसने डिवाइस को सीट के नीचे रखने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे स्टीरियो के तारों और एयर कंडीशनिंग यूनिट के बीच सेंटर पैनल के पीछे छिपाने का फैसला किया। वो एक तंग जगह थी, अदृश्य, बिल्कुल सही। जैसे ही उसने इसे सेट करना खत्म किया, उसे गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी। वो वहीं जम गया। उसका खून ठंडा पड़ गया। उसका दिल बेतहाशा धक रहा था। एक पल के लिए उसे डर लगा कि लियोना जल्दी नहाकर गैराज में आ रही है। वो बिल्कुल स्थिर रहा, उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त। उसने रसोई का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, या क्या वो सिर्फ हवा थी? फिर नल खुलने की धीमी आवाज। शायद वो सिर्फ रसोई में थी, शायद पानी लेने गई थी। जेम्स को किसी भी चीज का यकीन नहीं था, सिवाय इसके कि उसे काम खत्म करके बाहर निकलना था। जितना हो सके खामोशी से सांस लेते हुए उसने पैनल बंद किया, अपनी शर्ट की आस्तीन से किसी भी उंगलियों के निशान को पोंछा और दरवाजा बंद करते हुए धीरे से कार से बाहर निकल गया। कोशिश कर रहा था कि कोई आवाज ना हो। लिविंग रूम की तरफ बढ़ता हर कदम जिंदगी और मौत की परीक्षा जैसा लग रहा था। जब आखिरकार उसने घर के अंदर कदम रखा, तो उसने लियोना को पुकारते हुए सुना, डार्लिंग, तुमने मेरा हेयर ब्रश देखा है? जेम्स ने मुश्किल से थूक निगला, जबरदस्ती मुस्कुराया और जवाब दिया, शायद हॉलवे के बाथरूम में है। तुमने कल रात वहीं इस्तेमाल किया था, याद है? उसने उसे धन्यवाद दिया और अंदर ही अंदर जेम्स ने राहत की सांस ली। बाल बाल बचा, बहुत करीब से। उस रात से जेम्स का फोन उसकी आंखों का विस्तार बन गया। जीपीएस ऐप लियोना की कार की हरकतों को रियल टाइम में दिखाता था, जैसे कि वो खामोशी से पिछली सीट पर बैठकर सब कुछ देख रहा हो। पहले 3 दिनों तक कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। लियोना काम के लिए निकलती, देर शाम घर लौटती, रात का खाना बनाती और जल्दी अकेले सो जाती। कोई अलग रास्ता नहीं, कोई ठहराव नहीं, कोई दिखाई देने वाला धोखा नहीं। उसकी दिनचर्या अनुमान के मुताबिक और यहां तक कि उबाऊ थी। जेम्स को हर चीज पर शक होने लगा। शायद गैविन से गेहरती हुई थी, शायद उसने सच में किसी और औरत को देख लिया था, या शायद उसे कुछ गडीडीडीएबडीडीएच महसूस हो गई थी। क्या वो उसकी सतर्क नजरें, उसके बनावटी लहजे को महसूस कर सकती थी? क्या वो भी वही खेल खेल रही थी? लेकिन चौथी रात चीजें बदल गई। जेम्स सोफे पर लेटा अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था जब लियोना एक नीली ड्रेस पहने, मेकअप किए हुए अंदर आई, जो उसने महीनों से नहीं देखी थी। मैं आज रात लद्दाखियों के साथ बाहर जा रही हूं, बस कुछ साधारण सा, एक बार, बस आराम करने के लिए। उसने अपना पर्स उठाते हुए और ऐसे मुस्कुराते हुए कहा, जैसे उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी ना हो। जेम्स ने भी साथ दिया, हैरान होने का नाटक करते हुए और लापरवाही से कहा, मजे करो। जैसे ही वो गई, उसने ठीक 3 मिनट इंतजार किया। उसने अपनी कार की चाबियां उठाईं, समानांतर एसडीडी डिहक पर चला गया और अपने डैशबोर्ड से ट्रैकर चालू कर दिया। लियोना की कार सीधे शहर के केंद्र की ओर जा रही थी। कोई शक नहीं था,
यह वही बार था जिसके बारे में गैविन ने बताया था। जेम्स ने 2 ब्लॉक दूर गाधी पार्क की। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए एक टोपी पहन ली और दूर से देखता रहा। सड़क पर चहल पहल थी, हंसी, संगीत, चमकती रोशनी। उसने लियोना को अपनी कार से उतरते और अकेले बार में जाते देखा। आधे घंटे बाद वो किसी के साथ बाहर निकली। वो आदमी लंबा था, चमड़े की जैकेट पहने, आत्मविश्वास से चल रहा था। जेम्स को लगा जैसे उसका पेट उलट गया हो। वो खामोशी से उनके पीछे पार्किंग तक गया, जहां वे अंधेरे में खड़ी धी एक काली कार में बैठ गए। उसे यकीन नहीं था कि क्या उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन वो देखता रहा। फिर उसकी जिंदगी का सबसे बुरा मंजर उसकी आंखों के सामने आया। लियोना पिछली सीट पर बैठ गई। वो आदमी ठीक उसके बाद बैठ गया। वहां पार्किंग के अंधेरे में गादी हिलने लगी। शीशों पर धुंध जम गई। उनके साए इस तरह हिल रहे थे कि कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। जेम्स वहीं जम गया, जैसे समय रुक गया हो, जैसे पूरी दुनिया सिर्फ उस भयानक दृश्य को देखने के लिए थम गई हो। उसके सीने में गुस्से की आग जल उठी। बिना सोचे वो तेजी से सांस लेते हुए कार के पास गया और पिछली खिड़की पर जोर से हाथ मारा। अंदर के साए जम गए। खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई। उसे देखते ही लियोना की आंखें चौधिही हो गईं। और इससे पहले कि वो एक शब्द भी कह पाती, जेम्स एक कड़ी हुई मजाकिया मुस्कान के साथ तालियां बजाने लगा, जो उसके चेहरे पर खिंच गई थी। ब्रावो, उसने कहा, जैसे कोई एक घटिया नाटक का अंत कर रहा हो। वो आदमी घबराकर दरवाजा खोलकर भाग गया। लियोना सदमे में अपनी ड्रेस नीचे खींचकर खुद को ढकने की कोशिश करने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जेम्स मुद्दा और चला गया। उसने एक और शब्द नहीं कहा। उसका दर्द खुद ही सब कुछ बयां कर रहा था। वो तस्वीर जेम्स के साथ हमेशा के लिए रहने वाली थी। लियोना आधे कपड़ों में, पूरी तरह बेपर्दा, खुद को ढकने की जल्दी में, जबकि वो फटे हुए सीने और टुकड़ों में बांटे दिल के साथ तालियां बजा रहा था। वो आदमी एक चूहे की तरह भाग गया, पीछे मुड़ ढककर भी नहीं देखा। और लियोना, वो वहीं कांपती रही, खोई हुई, एक भी शब्द कहने में असमर्थ। जेम्स बिना कोई बहाना सुने, बिना कोई सफाई मांगे चला गया। उसने शक के लिए कोई जगह नहीं छोड़ दी। यही साफ सच था। उसने इसे बिना किसी फिल्टर के देखा था, बिना किसी बहाने, बिना किसी अंदाजे के, सिर्फ हकीकत। और इसमें किसी भी बुरे सपने से ज्यादा दर्द था। लियोना उस रात घर नहीं गई। वो लगभग आधे घंटे तक कार में एक मूर्ति की तरह बैठी रही। उसकी ड्रेस सिकुड़ी हुई थी, चेहरा हाथों में छिपा था। वो जोर जोर से नहीं रोई, लेकिन वो ऐसे कांप रही थी जैसे किसी ने जमीन पर अपना संतुलन खो दिया हो। उसके आसपास के लोगों की आवाजें उस तक नहीं पहुंच रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उसे गिरते हुए देखने के लिए खामोश हो गई हो। जब आखिरकार उसने इंजन चालू किया और गाड़ी आगे बढ़ाई, तो वो किसी दोस्त के घर या डेरेक के अपार्टमेंट नहीं गई। वही आदमी जो कुछ देर पहले भाग गया था। वो लगभग 2 घंटे तक बिना किसी मंजिल के गाड़ी चलाती रही, चुपचाप रोती रही, अपने ही पछतावे में खोई हुई। आखिरकार उसने एक गैस स्टेशन पर खड़ी कार में रात गुजारी, चेहरा फैले हुए मेकअप से सना हुआ। दिल एक ऐसे अपराध बोध से कुचला हुआ था जो बहुत देर से आया था। पहली बार उसने ठीक वही महसूस किया जो जेम्स आने वाले दिनों में महसूस करने वाला था। खुद से धोखा खाया हुआ, क्योंकि वो जानती थी
वो जानती थी कि जेम्स उससे प्यार करता है। वो जानती थी कि वो वफादार था, कि भले ही थका हुआ और कभी-कभी खामोश, वो वही आदमी था जो हमेशा उसके साथ खड़े-दहा रहता। लेकिन किसी मोड़ पर उसने सबसे आसान, सबसे कायरतापूर्ण रास्ता चुना। अगली सुबह वो घर लौटी। जेम्स जा चुका था। बिस्तर पर कोई सिलवट नहीं थी। अलमारी से उसके कप-दिद्दहे गायब थे। उसका टूथब्रश अब बाथरूम में नहीं था। हर कोने में एक खामोश चीख थी, जो उसकी गैर मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। मैंने सब कुछ देख लिया है और अब सब खत्म हो गया है। उसने उसे 1 बार, 2 बार, 7 बार फ़ोन किया। कोई जवाब नहीं। उसने छोटे संदेश भेजे, फिर लंबे, फिर हताशा भरे। कुछ नहीं। जेम्स ऐसे गायब हो गया था, जैसे वो हवा में घुल गया हो। लेकिन वो जानती थी कि उसे गुस्सा गायब नहीं कर रहा था। यह आत्मरक्षा थी। वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था और वो तूफान बन गई थी। वो पूरा दिन लिविंग रूम के सोफे पर बैठी रही, पैर मोड़ दे, चेहरा एक कुशन में छिपाए। उसने न कुछ खाया, न किसी का फोन उठाया। वो बस हर उस कदम के बारे में सोचती रही जो वो अलग तरीके से उठा सकती थी। यह सोचती रही कि न बोलकर, न मदद मांगकर, यह कहने की हिम्मत न जुटाकर उसने कितना कुछ खो दिया। मुझे खालीपन महसूस हो रहा है। प्लीज मुझे फिर से देखो। और जब रात हुई तो वो जान गई। वो जान गई कि वो वापस नहीं आएगा। वो जान गई कि उन्होंने जो कुछ भी बनाया था, वो उनकी आंखों के सामने ढह गया था। और अब जो बचा था, वो सिर्फ खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो उसने खुद बनाई थी। वो शहर के दूसरी तरफ अब उन कागजों पर दस्तखत कर रहा था जो इसे आधिकारिक बना देंगे। कोई चीख पुकार नहीं, कोई लद्दाई नहीं, सिर्फ दर्द और एक ऐसी कहानी पर पूर्ण विराम जिसे लिखने के बारे में उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था। जो बात लियोना नहीं जानती थी, या शायद जानती थी लेकिन नजरअंदाज करना चुना, वो यह थी कि शादीशुदा जिंदगी की ये त्रासदी, जो अब धीमे जहर की तरह फैल रही थी, उस रात कार में होने से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। बार में हुए किससे बहुत पहले, यहां तक कि डेरेक के साथ उसकी कॉफी से भी पहले। इसकी शुरुआत किसी ऐसे इंसान से हुई थी जिसे वो हमेशा नुकसान न पहुंचाने वाला समझती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त, चेल्सी। चेल्सी उस तरह की इंसान थी जो हमेशा जानती थी कि क्या कहना है। मजाकिया, वफादार, जिंदा दिल। उस तरह कि जो आपके सबसे बुरे दिनों में भी आपको जिंदा महसूस कराती है। लियोना उस पर खुद के एक हिस्से की तरह भरोसा करती थी। उन्होंने कॉलेज से ही राज बांटे थे, लेकिन इस बार चेल्सी ने जो सलाह दी, उसमें कुछ ज्यादा गहरा था। कुछ ऐसा जो धीरे धीरे लियोना को एहसास दिलाएगा कि वो खाई में गिरने से पहले का आखिरी धक्का था। यह एक छोटे से रेस्टोरेंट में एक आम दोपहर के खाने के दौरान हुआ। मेज पर शराब की खाली बोतलें बिखरी हुई थीं। जब चेल्सी ने पहली बार इसका जिक्र किया, लियोना ने जेम्स से महसूस हो रही दूरी का जिक्र किया था। अब कोई प्यार भरे इशारे नहीं थे, कोई गहरी नजरें नहीं थीं। उनकी बातचीत प्रशासनिक कामों जैसी लगती थी। सब कुछ बिल, ईमेल, मीटिंग्स के इर्द गिर्द घूमता था। जुनून के लिए कोई जगह नहीं थी, यहां तक कि चाहत के लिए भी नहीं। और घूंटों के बीच चेल्सी ने तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा, क्या तुमने डेरेक से फिर से बात करने के बारे में सोचा है? लियोना ने हैरानी से भौहें सिकोड़ दी। क्या? क्यों? क्योंकि वो तुम्हें कभी नहीं भूला। कुछ हफ्ते पहले हमारी मुलाकात हुई थी। वो शहर वापस आ गया है। और अंदाजा लगाओ,
उसने पहली चीज क्या पूछी कि क्या तुम खुश हो? लियोना हंसी, उन शब्दों से होने वाली बेचैनी को छिपाने की कोशिश करते हुए। वो हमेशा से ड्रामा खड़ा दा करने में माहिर था। चेल्सी आगे झुकी, कोहनियां मेज पर टिकाए, जैसे कोई मना किया हुआ राज बता रही हो। उसने मुझे बताया कि वो तुम्हें याद करता है, सच में, कि तुम अकेली औरत हो जिससे उसने कभी शादी करने के बारे में सोचा था। वो शब्द कई दिनों तक लियोना के दिमाग में गूंजते रहे। वो जानती थी कि वो कमजोर थी। वो अपनी ही शादी में खुद को अदृश्य महसूस कर रही थी। लेकिन वो यह भी जानती थी कि डेरेक उस तरह का आदमी था जो दरारों से घुसना जानता था। वो हमेशा जानता था कि कहाँ चोट करनी है, और इस बार वो किसी ऐसे इंसान के प्रोत्साहन के साथ आया था जिसे लियोना अपनी रूह की बहन मानती थी। ऐसे ही सब हुआ। पहला टेक्स्ट, पहली नजरों का आदान प्रदान, पहली कॉफी, पहली गेहलती। लेकिन जो बात वो कभी नहीं जान पाई वो यह थी कि उस मुलाकात के पीछे असल में क्या था। जेम्स द्वारा पक डीडी है जाने और अपनी जिंदगी को बिखरते देखने के कुछ दिनों बाद लियोना डेरेक को ढूंढने गई। उसे जवाब चाहिए थे, न सिर्फ यह समझने के लिए कि उसने क्या किया था, बल्कि यह समझने के लिए कि वो असल में क्या चाहता था। क्या यह सब सिर्फ मजे के लिए था, या उसके मोहक अंदाज के पीछे कोई और मकसद था? लियोना ने डेरेक को एक साधारण से बार में पाया, चुभती नजरों से दूर। वो ज्यादा शांत लग रहा था, लगभग निर्मल, जैसे किसी ने कहानी में अपनी भूमिका को पहले ही स्वीकार कर लिया हो। जब लियोना बैठी तो उनके बीच एक भारी खामोशी थी, जब तक कि आखिरकार उसने एक साधारण से सवाल के साथ उसे तोड़ दा, जिसमें उसके सारे संदेह छिपे थे। तुम ठीक इसी वक्त क्यों सामने आए? डेरेक हिचकिचाया नहीं, क्योंकि चेल्सी ने मुझसे संपर्क किया था। लियोना की आंखें उलझन में चौधी हो गई। क्या मतलब चेल्सी? वो मेरे पास आई, मुझे बताया कि तुम दुखी हो, कि तुम अकेला महसूस करती हो, कि तुम मुझे याद करती हो, कि तुम अभी भी मेरे बारे में सोचती हो। उसने कहा कि शायद अगर मैं सामने आऊं तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम उस बासी शादी में रहकर क्या खो रही हो। लियोना की सांस एक पल के लिए रुक गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो गुस्सा रोक रही है, शर्म या सदमा। उसने तुमसे यह कहा? डेरेक ने सिर हिलाया। उसने कहा कि अंदर ही अंदर तुम्हें सिर्फ एक धक्के की जरूरत है, कि तुम्हारे और जेम्स के बीच जो था वो अब प्यार नहीं, सिर्फ सहूलियत थी, और मैं वो भूत था जो अभी भी तुम्हारे अंदर रहता है। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। चेल्सी के धोखे ने लगभग उतना ही दर्द दिया जितना उसके खुद के धोखे ने। लेकिन तुमने यह सब क्यों किया? तुम जानते थे कि मैं शादीशुदा हूं। तुम जानते थे कि इससे सब कुछ तबाह हो सकता है। डेरेक ने अपनी बाहें मेज पर टिका दी, डेजामिंग ईमानदारी से उसकी आंखों में देखते हुए। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, हमेशा से करता आया हूं। लेकिन मैंने जो किया वो गलत था। मैंने तुम्हारी और अपने सबसे अच्छे दोस्त की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हारे साथ रहने की कोशिश की। चेल्सी हमेशा से मेरी भी दोस्त थी, लियोना। ये सब, यह एक बहुत बड़ी ही डिड है, और मैं यह जानते हुए इसमें गुस्सा कि यह एक जाल था। वो अपनी सीट पर सिकुड़ गई, अपने होठों को भींचते हुए। शर्म अब बहुत ज्यादा थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, डेरेक ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें पता है, तुमने मुझ पर एक एहसान किया है। लियोना ने उलझन में अपनी आंखें उठाईं। एहसान? उसने थकी हुई सांस छोड़ दी। क्योंकि अगर जेम्स तुमसे सच में प्यार करता तो क्या वो तुम्हारे लिए लद्दाहता? मुझे नहीं पता। क्या वो तुम्हें माफ कर देता,
शायद, लेकिन बात यह भी नहीं है। बात यह है कि अगर तुम उससे सच में प्यार करती, तो तुम वो नहीं करती जो तुमने किया। और अगर वो सच में तुम्हारे लिए सही इंसान होता, तो यह सब कभी नहीं होता। तुम दोनों के बीच जो बचा था, वो किसी खूबसूरत चीज का बस एक खोखला ढांचा था। हमने तो बस अंजाम को थोड़ी जल्दी दे दी। उसने इनकार में सिर हिलाया, लेकिन दिल की गहराइयों में वो जानती थी कि उसकी बातों में सच्चाई थी, भले ही उसे सुनना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन लियोना अभी तक ये नहीं जानती थी कि सबसे बड़ा खुलासा, वो खुलासा जो सब कुछ बदलने वाला था, अभी होना बाकी था। डेरेक के साथ उस बातचीत के बाद के दिनों में लियोना को तूफान के बाद किसी वीरान घर जैसा महसूस हो रहा था। जेम्स के साथ बिताई हर याद टूटे हुए कांच पर चलने जैसी तकलीफ देती थी। किचन में गूंजती हंसी, एक मुश्किल दिन के बाद गले लगाना, अंधेरे में की गई कानाफूसियां, सब कुछ अब मलबे का ढेर बन चुका था। वो आगे बढ़ने की कोशिश करती, लेकिन अपराध बोध एक साये की तरह हर जगह उसका पीछा करता था। और जेम्स की गैर मौजूदगी से भी बदतर थी खुद उसकी अपनी गैर मौजूदगी, क्योंकि अंदर ही अंदर वो अब खुद को पहचान नहीं पाती थी। इसीलिए वो उससे आखिरी बार मिलने की जिद पर अड़ी थी। उसे किसी बात के लिए मनाने के लिए नहीं, ना ही वापस आने के लिए गिड़गिड़ाने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे उस इंसान का सामना करना था जिसे उसने चोट पहुंचाई थी। शायद उसे उस शख्स की आंखों में देखकर माफी मांगनी थी जिसे उसने तोड़ दिया था। उसने दर्जनों बार फोन किया, ऐसे मैसेज भेजे जिन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया, परिवार और दोस्तों के जरिए बात करने की कोशिश की, जब तक कि एक दिन उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक अनजान नंबर से उसके फोन पर एक छोटा सा मैसेज आया, सिर्फ 3 शब्द, हम कल मिलेंगे। अगले दिन देर दोपहर तक वो उसके दिए हुए पते पर पहुंच गई। ये एक शांत सड़क पर बना पुराना सादा सा कैफे था। जेम्स पहले से ही अंदर था। उसने एक पास साधारण शर्ट पहन रखी थी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और भाव गंभीर थे, लेकिन वो पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर लग रहा था, जैसे दर्द के बावजूद उसे अपने पैरों के नीचे कोई ठोस जमीन मिल गई हो। लियोना बैठ गई, पहले तो बिना एक शब्द कहे। दोनों के बीच की खामोशी बहुत भारी थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं यहां कुछ मांगने नहीं आई हूं। मुझे पता है मैंने कुछ ऐसा तोड़ा है जिसे जोड़ा नहीं जा सकता। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहती हूं कि इस सब ने मुझे सच में बदल दिया है और मुझे इसका अफसोस है। जेम्स ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कॉफी का एक घूंट लिया और कप को ऐसे देखा जैसे वो उसके तले में जवाब ढूंढ रहा हो। मैं भी बदल गया हूं लियोना। तुमने मुझे खुद को देखने पर मजबूर किया, उन सब चीजों को देखने पर जिन्हें मैं नजरअंदाज कर रहा था। सच तो यह है कि हम दोनों काफी समय से भटके हुए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने मुझे बताए बिना आगे बढ़ने का फैसला कर लिया, और उसी बात ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी। उसने हां में सिर हिलाया। आंसू अब तक उसके गालों पर बहने लगे थे। मैं यहां कुछ भी मांगने नहीं आई हूं जेम्स, माफी भी नहीं। मैं बस तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती थी और शुक्रिया कहना चाहती थी, क्योंकि सब कुछ के बावजूद तुम मेरी जिंदगी में होने वाली सबसे अच्छी चीज थे। उसने एक उदास मुस्कान दी। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है, लेकिन तुमने मुझे यह भी सिखाया कि आत्मसम्मान क्या होता है। और आज मैं खुद को चुनता हूं। वो चुपचाप खड़ी हो गई। वो भी खड़ा हो गया। एक पल के लिए उन्होंने एक दूसरे को उन अजनबियों की तरह देखा जो कभी एक दूसरे की पूरी दुनिया हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही लियोना जाने के लिए मुड़ी,
कैफे के दरवाजे पर कोई ऐसा आ गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो चेल्सी थी। वक्त जैसे एक पल के लिए थम सा गया। जेम्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस उसे उस शख्स के सुकून के साथ देखा जिसे आखिरकार पूरी तस्वीर साफ नजर आ गई हो। लियोना हैरानी से आंखें फाड़े देखती रह गई। चेल्सी गंभीर चेहरे के साथ उनकी तरफ बढ़ी, बिना मेकअप के, और साफ तौर पर घबराई हुई थी। जब वो उनके सामने आकर रुकी तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जेम्स, मैं यहां इसलिए आई हूं क्योंकि एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। एक ऐसी बात जो लियोना भी नहीं जानती। मैंने मैंने ये सब कुछ डेरेक के साथ मिलकर इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। जैसे हवा में से सारी ऑक्सीजन गायब हो गई हो। मैं जानती थी कि अगर मैंने लियोना को उसके एक्स की तरफ धकेला तो इस बात की पूरी गुंजाइश थी कि वो कोई गड़बड़ कर देगी। मैंने उस बात का फायदा उठाया। मैंने उससे झूठ बोला, उसे बहकाया, और जब तुम दोनों का रिश्ता टूट जाता तो मुझे लगा कि शायद तुम मेरी तरफ देखोगे। लियोना एक कदम पीछे हट गई। तुमने क्या? चेल्सी कांपते हुए अपनी दोस्त की तरफ देखा। मैं तुम दोनों को कभी एक साथ नहीं देख पाती थी। मैं हमेशा कहती थी कि ये मामूली सी जलन है, लेकिन असल में ये एक जुनून था। जेम्स ने एक लंबी सांस ली। अब वो उस इंसान की तरह लग रहा था जिसने आखिरकार इस पूरी बदसूरत, उलझी हुई और दर्दनाक पहेली को देख लिया था। तो ये सब था इतने समय से। मैं तुम दोनों के बनाए हुए खेल में सिर्फ एक इनाम था। चेल्सी रोने लगी, लेकिन उसने और इंतजार नहीं किया। वो मुड़ा और मजबूत कदमों से कैफे से बाहर चला गया, बिना पीछे मुड़े। वो अपने पीछे दो औरतों को छोड़ गया, एक ही जख्म के दो रूपों को, दो ऐसे अतीत जिनका अब उससे कोई वास्ता नहीं था। जेम्स उस दिन वापस नहीं आया, न ही अगले हफ्ते, लेकिन एक बात तय थी। उसने पीछे सिर्फ एक बर्बाद शादी नहीं छोड़ी थी, उसने उस बोझ को पीछे छोड़ दिया था जो उन बातों को समझने की कोशिश से पैदा होता है जिनका कोई मतलब नहीं होता। और ऐसा करके उसने वो चीज हासिल कर ली जो बहुत कम लोग इतनी तकलीफ के बाद हासिल कर पाते हैं, सुकून। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जीत बस उस जगह से सही सलामत निकल जाना होता है जहां लोगों ने आपको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की हो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अगली बार मिलते हैं।